नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार स्वाति एकेडमी पर। यूपीएसआई के विगत परीक्षाओं के प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की आज ये 11वीं क्लास है। इसके पहले की सभी 10 क्लासेस क्रमानुसार चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ये क्लासें परीक्षा तक निरंतर चलती रहेगी। यदि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, लाभ हो तो सेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए आम, बी आमर, सी रण, डी आ। इसमें कौन सा उपसर्ग है आमरण शब्द में? इसका जवाब होगा डी आ। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। मरण मूल शब्द है। आमरण शब्द में जो मरण है यह मूल शब्द है और आ उपसर्ग से यह बना है मिलके आमरण। प्रश्न संख्या 2, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी रेखाचित्र, सी आत्मकथा, डी उपन्यास। शेखर एक जीवनी की विधा पूछा है, इसका जवाब होगा डी उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। किसका है यह उपन्यास? अज्ञे जी का है। प्रश्न संख्या 3, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 2018, बी 2012, सी 2019, डी 2015। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका जवाब होगा ए 2018। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कब हुआ था? 18 से 20 अगस्त 2018 में। और कहाँ हुआ था? मॉरिशस। कहाँ हुआ था? मॉरिशस के पोर्ट लुई में, पोर्ट लुई में। प्रश्न संख्या 4, विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? ए अविश्वास, बी अवहित, सी अस्मरण, डी स्मरण। विस्मरण का विलोम कौन सा होगा? इसका जवाब होगा डी स्मरण। विस्मरण का विलोम स्मरण। विश्वास का अविश्वास का विश्वास हो जाएगा और विस्मरण का स्मरण। प्रश्न संख्या 5, तत्पुरुष का संधि विच्छेद कौन सा है? तत्पुरुष का संधि विच्छेद पूछा है। ए तत्पुरुष तत्धन पुरुष, बी तदधन पुरुष, सी तत्यधन पुरुष, डी तदाधन पुरुष। इसका जवाब होगा बी तदधन पुरुष। तत्पुरुष का संधि विच्छेद तदधन पुरुष। यदि प्रथम पद के बाद इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। यदि प्रथम पद के बाद पद के अंतिम में द, प्रथम पद के अंतिम में क्या हो? द हो। यहाँ तद में अंतिम में द है
हो तथा उसके पश्चात इसके पश्चात क, त, थ, प, स, प और स आए तो द के स्थान पर, इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा? त आदेश हो जाएगा। तो यहाँ तद के द के स्थान पर यहाँ क्या आया है? बाद वाले पद में प आया है, तो प इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा? त आदेश होकर तत्पुरुष शब्द बनेगा। प्रश्न संख्या 6, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए र, बी मिलन, सी मिल, डी सार। मिलनसार शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? इसका जवाब होगा डी सार। मिलनसार में प्रत्यय कौन सा है? सार। मिलनसार में प्रत्यय सार है। मूल शब्द क्या है? मिलन। मिलन में सार प्रत्यय लगकर मिलनसार शब्द बना है। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्दों के अंत में जुड़कर, कहाँ? शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों में विशिष्टता लाता है। प्रश्न संख्या 7, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए इच्छावाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, इसका जवाब होगा ए इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 8, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? ए बांग्ला, बी मैथिली, सी असमिया, डी खासी। त्रिपुरा राज्य की राज्यभाषा, इसका जवाब होगा ए बांग्ला। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? बांग्ला। भारतीय संविधान के भाग कितने में? 17 में। भाग 17 में। और ये भाग 17 में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 9, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए गुजराती, बी बोडो, सी मिजो, डी मलयालम। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा इसमें से कौन सा नहीं है? इसका जवाब होगा सी मिजो। मिजो क्या है? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। बाकी ये गुजराती, बोडो, मलयालम ये क्या है? इसमें शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाग हैं? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। इसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें से असमिया, हिंदी, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, तमिल, बोडो, संथाली, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तेलुगु, डोंगरी, गुजराती और कश्मीरी और मणिपुरी और उड़िया और सिंधी, उर्दू, मैथिली ये सब शामिल हैं। मिजो इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 10, वह खा रहा था,
वह खा रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ए हेतु हेतुमत भविष्यत, बी हेतु हेतुमत भूत, हेतु हेतुमत भूत, संदिग्ध भूत और अपूर्ण भूत। इसमें से कौन सा होगा? वह खा रहा है, खा रहा था, वह खा रहा था किस काल का है? तो इसका जो जवाब होगा वह होगा डी, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकाल का ये वाक्य है। वह खा रहा था, खा रहा था, खाने की क्रिया पूरी हुई इसका बोध इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का बोध न हो, समाप्त हुआ ये न पता चले, तो वहाँ क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। जैसे रमेश पढ़ रहा था, रमेश तो पढ़ रहा था पर पढ़ चुका कि नहीं ये पता नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ? क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। प्रश्न संख्या, यहाँ अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ के नीचे इससे कुछ प्रश्न किए गए हैं उसको देखना है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। रेडियो कार्बन की खोज के लिए व्हीलर एफ लिब्बी को कितने में 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसको प्राप्त हुआ था? लिब्बी को। व्हीलर एफ लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रेडियो कार्बन का उपयोग तो वनस्पति विज्ञान में ट्रेसर की तरह भी होता है, लेकिन सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों में हुआ जहां समय मापन महत्वपूर्ण है। इसका लाभ कहाँ हुआ? जहां समय मापन महत्वपूर्ण है। जैसे झील या सागर की तलहटी में मिट्टी की परत जमा होने का समय पता लगाना। यही नहीं, पुरातत्ववेत्ता प्राचीन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का काल निर्धारण भी करना चाहते हैं। कौन? पुरातत्ववेत्ता प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों का काल निर्धारण भी करना चाहते हैं। समय के उल्लेख के बिना ऐतिहासिक घटनाओं का सही क्रम में नहीं लिखा जा सकता। कुछ उदाहरण इस विधि के उपयोग को समझने में सहायक होंगे। आज भी बहुत लोगों की धारणा है कि भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोग के प्रवेश से पूर्व यहाँ शरीफा पैदा नहीं होता था। शरीफा उष्णकटिबंधीय अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में मिलने वाला फल है। इसकी मुख्य कुछ प्रजातियां अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। एक भारतीय पुरावनस्पति विज्ञानी ने 4 शताब्दी से पूर्व ही मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत में स्पूतों में शरीफे के बना होने का उल्लेख किया था। यह संरचना ईसा के लगभग 1 शताब्दी से अधिक पुरानी है। इससे कुछ प्रश्न किए गए हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, किसकी खोज के लिए व्हीलर एफ लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए. मिट्टी का परत, बी. रेडियो कार्बन, सी. स्तूप संरचना, डी. एनोना स्वैमोसा एल। किसके लिए लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका जवाब होगा बी, रेडियो कार्बन। यहाँ ऊपर देख लीजिए, व्हीलर एफ लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? रेडियो कार्बन की खोज के लिए। तो इसका जवाब क्या होगा? रेडियो कार्बन की खोज के लिए।
प्रश्न संख्या 12, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, जो सही नहीं है। रेडियोकार्बन का उपयोग वनस्पति विज्ञान में ट्रेसर की तरह भी होता है। बी, पुरातत्ववेत्ता प्राचीन भारतीयों एवं संस्कृतियों का काल निर्धारण करना नहीं चाहते। सी, बहुत लोगों की धारणा है कि भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोगों के प्रवेश से पूर्व यहाँ शरीफा पैदा नहीं होता था। डी क्या है? डी, एक भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञानी ने 4 शताब्दी से पूर्व ही मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरहुत में स्तूपों के बना होने का उल्लेख किया था। प्रश्न संख्या 12, इसका उत्तर होगा क्या? बी, इसका जवाब होगा पुरातत्ववेत्ता प्राचीन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का काल निर्धारण करना नहीं चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं है। अनुच्छेद में कहा गया है कि करना चाहते थे। पुरातत्ववेत्ता प्राचीन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का काल निर्धारण करना चाहते थे। इसका जवाब बी सही होगा। प्रश्न संख्या 13, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए, शरीफा की प्रजातियां अफ्रीका में नहीं पाई जाती हैं। बी, रेडियोकार्बन की खोज के लिए व्हीलर एफ लिब्बी को 1980 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सी, रेडियोकार्बन का सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों में हुआ जहां समय मापन महत्वपूर्ण है। डी, समय के उल्लेख के बिना ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में रखा जा सकता है। उक्त अनुच्छेद में कौन सा कथन सही है पूछा है। इसका मतलब इसमें 3 गलत है, 1 सही है, तो कौन सा सही है? इसका जवाब होगा सी। क्यों? रेडियोकार्बन का सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों में हुआ जहां समय मापन महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद में ऐसा कहा गया, ऊपर हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए, लेकिन सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों में हुआ जहां समय मापन महत्वपूर्ण है। समय मापन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा। रेडियोकार्बन का सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों में हुआ जहां समय मापन महत्वपूर्ण है। बाकी शरीफा की प्रजातियां अफ्रीका में नहीं पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है, पाई जाती हैं, वहीं से आया था। रेडियोकार्बन की खोज के लिए व्हीलर एफ लिब्बी को 1980 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये गलत है। 1980 में नहीं, 1960 में प्राप्त हुआ था। और समय के उल्लेख के बिना ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में रखा जा सकता है, सही क्रम में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? ए, क्षणभंगुर, बी, नश्वर, सी, क्षणद, डी, अल्पज। जिसका क्षणों में नाश हो जाए, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका जवाब होगा ए, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर, जिसका क्षणों में नाश हो जाए। प्रश्न संख्या 15, टेम्परेरी अपार्टमेंट है ये,
टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? इसका जवाब होगा सी, अस्थायी नियुक्ति। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द है? ये शब्द है, शब्द नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए नासमझ, बी सुस्त, सी निठल्ला, डी ठलुआ। आलसी का पर्यायवाची नहीं है। इसका जवाब होगा ए नासमझ। सुस्त, निठल्ला, ठलुआ क्या है? आलसी के पर्यायवाची हैं। आलसी के कुछ और पर्यायवाची हैं, जैसे काहिल, काहिल भी होता है। निखट्टू, निरुद्यमी, ये सब क्या हैं? आलसी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में चार शब्द है, किस प्रकार का विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। जो 4 शब्द वाक्य में आया है, किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका जवाब होगा बी संख्यावाचक विशेषण। 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 18, सलावण्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सलावण्य शब्द का तद्भव रूप ए सललित, बी लवण्य, सी सलोना, डी लावण्या। सलावण्य क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव पूछा है, तो तद्भव क्या होगा? इसका जवाब होगा सी सलोना। क्या होगा? सलोना। लावण्य मतलब होता है, लावण्य का जो तद्भव होगा वह होगा क्या? लावण्य का तद्भव। तद्भव होगा नोन। और इसका जो है सलावण्य लगा, स के साथ, मतलब स का मतलब साथ, लावण्य के साथ, तो इसमें सलोना होगा। इसका जवाब सलावण्य का सलोना। प्रश्न संख्या 19, अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची ए बालिका और बी युवती, सी प्रौढ़ा, डी कुमारी। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची, इसका जवाब होगा डी कुमारी। अनूढ़ा का मतलब कुमारी, इसका पर्यायवाची है। अनूढ़ा शब्द जो है अन उपसर्ग लगकर ऊढ़ा मूल शब्द है। इसमें क्या है? ऊढ़ा मूल शब्द है, से मिलकर बना है अनूढ़ा। ऊढ़ा मतलब क्या होता है? विवाहित, विवाहित स्त्री। ऊढ़ा मतलब विवाहित स्त्री। अनूढ़ा मतलब कुमारी, जिसका विवाह न हुआ हो। और नवोढ़ा मतलब क्या होता है? नवोढ़ा। नवोढ़ा मतलब नवविवाहित, नवविवाहित। ऊढ़ा मतलब विवाहित, अनूढ़ा मतलब जिसका विवाह न हुआ हो, कुमारी। नवोढ़ा मतलब नवविवाहिता। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? ए भर, बी गैर, सी उप, डी कु।
इसका जवाब होगा बी गैर। अरबी फारसी का उपसर्ग कौन सा है? गैर। कु जो है संस्कृत का है, भर उप क्या है? हिंदी का है। प्रश्न संख्या 21, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए अनौपचारिक, बी अनौपचारिक, सी अनौपचारिक, डी अनौपचारिक। इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका जवाब होगा बी अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द है। शब्द कैसे बना है अनौपचारिक? अन उपचार और इक प्रत्यय लगकर। क्या? इक प्रत्यय लगकर। अन उपसर्ग उपचार मूल शब्द, इक प्रत्यय लगकर बना है शब्द अनौपचारिक। दीप दीप धीरे धीरे बुझने लगा। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे, जो धीरे धीरे शब्द है किस प्रकार का? क्रिया विशेषण है। ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी परिणामवाचक क्रिया विशेषण और सी कालवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका जवाब होगा ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि बुझने की क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। जब वाक्य से हम कैसे का प्रश्न करेंगे तब जो उत्तर आ जाएगा तो उसमें क्या होता है? रीतिवाचक। जैसे दीप कैसे बुझने लगा? तो दीप धीरे धीरे बुझने लगा। यहाँ धीरे धीरे जो शब्द है वह रीतिवाचक है। और जब मात्रा का बोध हो, कितना करके प्रश्न पूछे, मात्रा का बोध हो, तो वहाँ क्या होता है? परिणामवाचक होता है। और काल का समय कब करके प्रश्न करें, वाक्य से कब करके प्रश्न करेंगे तो वहाँ जब उत्तर आएगा तो वो कालवाचक होगा। स्थानवाचक कहाँ करके प्रश्न करने पर जवाब आता है तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। प्रश्न संख्या 23, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? ए ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी आवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान, डी बेईमान नताली पुरस्कार। इसका जवाब होगा ए ढाई घर। ढाई घर पे गिरिराज किशोर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ढाई घर कब मिला था? 1992 में। 1992 में गिरिराज किशोर जी को ढाई घर के लिए, ढाई घर क्या है? उपन्यास है, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 24, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? ए अद्वैतवाद, बी विशिष्टाद्वैतवाद, सी द्वैतवाद, डी द्वैताद्वैतवाद। इसका जवाब होगा ए अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी किसके हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद के मध्वाचार्य। मध्वाचार्य द्वैतवाद के। और द्वैताद्वैतवाद के कौन है? निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद के
निम्बार्का, चार्य। किसके हैं? द्वैताद्वैतवाद के। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। प्रश्न संख्या 25। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए नानक देव, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी कबीरदास। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसकी पंक्ति है ये पंक्ति है बी ऑप्शन इसका सही होगा, तुलसीदास जी की। प्रश्न संख्या 26। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए स्थानवाचक, सी ये बी है, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक, सी रीतिवाचक और डी परिमाणवाचक। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है पूछा है, तो इसका जवाब क्या होगा? सी रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक। इस वाक्य में न तो किसी स्थान का बोध हो रहा है, न काल का ही बोध हो रहा है, न परिमाण का ही बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या है? रीतिवाचक वाक्य है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 27। इनमें से कौन सा अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? इसमें से कौन सा अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? ए वाटिका, बी साल और सी आकाश, डी बादल। अब्द का अर्थ इनमें से किस शब्द का नहीं है? इसका जवाब होगा ए वाटिका। वाटिका अब्द का अर्थ नहीं दे रहा है। बाकी साल मतलब वर्ष वाला साल, वर्ष। और आकाश, बादल, ये क्या है? अब्द का अर्थ दे रहे हैं। यहाँ ए सही होगा, वाटिका। प्रश्न संख्या 28। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है इसमें सहानुभूति शब्द में पूछा है। ए सहान भूति, बी सहन भूति, सी सह अनुभूति, डी सहा अनुभूति। सहानुभूति में मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है? इसका जवाब होगा सी सह अनुभूति से मिलकर सहानुभूति शब्द बना है। सह के और अनुभूति, यहाँ सह के ह का अ और अनुभूति का अ दोनों की जगह आ आदेश हुआ है, शब्द बना है सहानुभूति। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 29। गारो किस राज्य में बोली जाती है? ए मणिपुर में, बी त्रिपुरा में, सी सिक्किम में और डी मेघालय में। गारो किस राज्य में बोली जाती है? इसका जवाब होगा डी। गारो कहाँ बोली जाती है? मेघालय में। गारो जो है मेघालय में बोली जाती है और मेघालय में गारो नाम की पहाड़ी भी है। वहाँ गारो नाम की जनजातियाँ भी निवास करती हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की क्या हैं? पहाड़ियाँ हैं ये। यहाँ जो है गारो मेघालय में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 30।
चरण कमल, बंदी नहीं बंदो, चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, ए श्लेष अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार पूछा है, इसका जवाब होगा डी। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चरण है वह कमल रूपी है। चरण कैसा है? कमल रूपी। तो यहाँ क्या है? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ जो चरण शब्द है यह उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है। कमल जो है उपमान है, तो चरण को क्या मान लिया गया है? कमल ही मान लिया गया है। तो यहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, वाक्य में कौन सा कारक है? इसका जवाब होगा सी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। के लिए। जहाँ किसी को कुछ दिया जाए वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक। किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक। तो यहाँ बच्चों को क्या दिया जा रहा है? बच्चों के लिए क्या लाया जा रहा है? मिठाई। मिठाई। तो यहाँ के लिए शब्द आया, किसके लिए लाया जा रहा है? बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है? संप्रदान कारक। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में, पर, पे या ऊपर। क्या है? ऊपर। और संबंध का, के, की, रा, रे, रे। अपादान का चिन्ह है से करण का भी है। से जो चिन्ह है वह करण का भी होता है और अपादान का, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग लेते हैं हम, इसका आशय अलग अलग निकालते हैं। जैसे यहाँ से का आशय क्या है? अलगाव के अर्थ में। अलगाव के अर्थ में। जैसे राम घर से बाहर गया, तो यहाँ राम क्या हो रहा है? घर से अलग हो रहा है। और करण में जो से होता है वह साधन के लिए आता है, जिससे कार्य किया जाता है, वहाँ उसके सेंस में से शब्द से आता है। प्रश्न संख्या 32। करुणालय के रचनाकार कौन हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञे, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। करुणालय के रचनाकार, इसका जवाब होगा बी जयशंकर प्रसाद। करुणालय किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और ये एक गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य। उन्नीस 1913 में इसका प्रकाशन हुआ इंदु नामक पत्रिका में। इंदु नामक पत्रिका में करुणालय का प्रकाशन हुआ 1913 में। यह क्या है? गीत नाट्य है जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न संख्या 33। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। बी तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी। सी उससे बोलकर मैं थक गया। डी उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका जवाब होगा बी तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी। ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है और बाकी सब शुद्ध हैं। ये इसका शुद्ध क्या होगा? तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी। इसका शुद्ध होगा तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकूंगी। हम की जगह क्या हो जाएगा? मैं। तब इसका ये शुद्ध रूप हो जाएगा। अभी ये क्या है? अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 34।
केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? ए आजकल, बी गवेषणा, सी गगनांचल, डी भाषा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? इसका जवाब होगा बी। क्या है? गवेषणा। इसका जवाब होगा बी, गवेषणा। प्रश्न संख्या 35। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए क्रोधित होना, बी रोटी नहीं बना पाना, सी कठिनाई में पड़ना, डी बर्बाद होना। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जवाब होगा आटा गीला होना। इसका जवाब होगा सी, कठिनाई में पड़ना। प्रश्न संख्या 36। लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? न लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए मार खाए बिना सीधे होना, मार खाए बिना सीधे होना, बी न पूरी होने वाली आशा, सी मार खाए बिना सीधे नहीं होना, और डी किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। न लाठी टूटे न सांप मरे, इसका जवाब होगा डी, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। प्रश्न संख्या 27। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? ए हास्य रस का, बी करुण रस का, सी वीर रस का, डी श्रृंगार रस का। उत्साह नामक स्थायी भाव किस रस का है? इसका जवाब होगा सी, वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। करुण रस का स्थायी भाव शोक। श्रृंगार रस का रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। प्रश्न संख्या 38। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? ए शक्ति संचित नारी, बी अपराधिनी, सी समाज सेवा करना, डी घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जवाब है डी, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री को शहर की दाई कहते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। रमेश ने सुरेश से कहा, यदि तुम्हें घर घर के बारे में कुछ जानना हो तो किससे मिलो? रेखा से मिलो, क्योंकि वह शहर की दाई है। क्योंकि वह क्या है? शहर की दाई है। रेखा क्या काम करती है? घर घर की खबर रखती है। तो यहाँ शहर की दाई का अर्थ होगा घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। प्रश्न संख्या 39। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए दवात, बी दवान, सी दवाई, डी ये द्वार है, द्वार। स्त्रीलिंग नहीं है। 3 स्त्रीलिंग है, 1 स्त्रीलिंग नहीं है, तो वो कौन सा है? इसका जवाब होगा डी, द्वार। द्वार क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है द्वार। दवाई, दवान, दवात क्या है? स्त्रीलिंग है। द्वार खुला है बोलते हैं। द्वार खुली है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? द्वार खुला है। तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा द्वार। प्रश्न संख्या 40।
नील कमल शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, और डी कर्मधारय समास। नील कमल में कौन सा समास है? इसका जवाब होगा डी कर्मधारय समास। जहाँ विशेषण विशेष और उपमेय उपमान की बात हो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है कर्मधारय समास। इस नील कमल में क्या हो रहा है? विशेषण विशेष्य की बात हो रहा है। नील और कमल दो शब्द हैं। कमल, यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। कैसा है? नीला है। कमल की क्या है? विशेषता है ये कि वह नीला है। तो यहाँ किसका संबंध बन रहा है? विशेषण विशेष्य का। और यदि हम कहें कि कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, तो इसमें क्या है? उपमेय और उपमान का संबंध है कि उपमान क्या है? कमल, और नयन क्या है? उपमेय। कमल उपमान और नयन उपमेय, इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। इसमें भी क्या है? कर्मधारय समास। और नील कमल में भी कर्मधारय समास है क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल क्या है? नीला है। इसलिए यहाँ क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। इसी के साथ आज 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।